प्यारे बच्चों, आज अपन संसद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और संसद से अभिप्राय है भारत में अनुच्छेद 79 के तहत एक संघीय व्यवस्था होगी और उस संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे पहले अपना जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें अपन संसद का गठन, उसकी रचना के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे संसद की शक्तियां क्या है और उन शक्तियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहली शक्ति है वो देखेंगे विधायी शक्ति, संसद की विधायी शक्ति। लेकिन विधायी शक्ति से पहले, विधायी शक्ति को बताने से पहले इसका एक बार पुनः इसका रिवाइज कर सकते हैं। जैसे संसद है, संसद को अपन एक बार पुनः इसका अध्ययन करेंगे। वो देखिए बच्चे, संसद मुख्य तौर पर संसद के दो सदन हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये नेक्स्ट वीडियो में भी आप, इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी आप अच्छी तरह से इसका विस्तार से व्याख्या कीजिए। लेकिन एक बार आप शास्त्रीय नजरों से आप देख सकते हो शक्तियों को बताने से पहले। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन है। लेकिन संसद को पूरा करने के लिए इसके 3 अंग होते हैं। मुख्य तौर पर संसद के 3 अंग होते हैं और संसद पूरी कब होगी? जब इसका अगला सदन, अगला अंग होगा वो होगा राष्ट्रपति। तो अपन ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यही यहाँ से पुटअप होता है कि संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब कभी कभार कंफ्यूज ये हो जाता है, संसद के सब मुख्य तौर पर 2 ही सदन होते हैं या 2 ही अंग होते हैं। प्यारे बच्चों, संसद के 3 अंग होते हैं। जब राष्ट्रपति पूर्ण होगा, राष्ट्रपति होगा, तभी वो संसद पूर्ण होगी, अन्यथा वो अधूरी है। तो अपन ये कह सकते हैं संसद के 2 सदन है, अंग 3 है। तो इसको, इसका नामकरण इसको अपन पहले भी बता चुके हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं और लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता करती है, इसलिए अपन इसको लोकप्रिय सदस्य का चुनाव लोकप्रिय सदन कहते हैं। उसके बाद में राज्यसभा है। राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन, तो वरिष्ठ व्यक्तियों का सदन कहा जाता है। वरिष्ठ व्यक्तियों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य में जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो अनुभवी होते हैं, सीनियर होते हैं, एजेड होते हैं, इसलिए इनको वरिष्ठ व्यक्तियों का सदन कहा जाता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जो बाद में संविधान के तौर पर इसको संपूर्ण शक्तियां सौंपी गई है। तो क्वेश्चन पुटअप ऐसे होगा, लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन कहते हैं। उसके बाद में जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन और द्वितीय सदन कहते हैं। राष्ट्रपति है जो कार्यपालिका का संवैधानिक या वैधानिक प्रधान होता है। इसके बाद में जो लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन है इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। एक बार देखें, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की? वर्तमान में अपन ये कह सकते हैं 545 है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। ये अधिकतम, तो ये वर्तमान। अब क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर लिया जाता है कि राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ये जो 552 सदस्य हैं अपनी जो लोकसभा में, वो 552 है, उसमें यह बताया गया है कि राज्य से 530 प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से 20 और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, 2 सदस्य आंग्ल भारतीय कह सकते हैं।
बार देखें पुनः, ये राज्यों से, ये केंद्र शासित प्रदेशों से, और ये आंगनबाड़ी। तो कहने का अभिप्राय यही है कि भारत के संविधान में ये व्यवस्था की गई है, ये संविधान में व्यवस्था तो की गई है, लेकिन 1971 की जो जनगणना थी भारत देश की, उसके आधार पर ये सीटों का निर्धारण किया गया है। 1971 में जो जनगणना की गई और भारत देश की जो जनसंख्या थी, उन जनसंख्या के आधार पर 530, 20 और 2 ये सीटें आवंटित की गई भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में ये लोकसभा की सदस्य संख्या है, यानी हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा की सीटें हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है और इस आधार पर क्यों नहीं लिया जाता है? वर्तमान में तो अगर क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाए तो राजस्थान की लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें होनी चाहिए, लेकिन ये 1971 की जो जनसंख्या गणना की गई, जनगणना की गई, उस जनगणना के आधार पर अधिकतम 552, वर्तमान में 545 ही है। 545 के पीछे भी कुछ रीजन है, वो क्या रीजन है वो देखें आप, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। 530 भारत में जितने भी राज्य हैं, अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों से 29 राज्य हैं, उनसे 29 राज्यों से लिया जाएगा, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिया जाएगा और 2 सदस्य आंगनबाड़ी की है। तो आंगनबाड़ी की इक्वेशन यहाँ से पुटअप हो जाता है कि आंगनबाड़ी होते कौन है। पहले बच्चों आंगनबाड़ी है, आप जब 6th क्लास में थे तभी से आपको ये पता होना चाहिए, जिनको अपन एंग्लो इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। माता या पिता में कोई भी एक विदेशी हो और एक स्वदेशी हो, या फिर व्यापार के माध्यम से यहाँ पर आकर यहाँ की भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लिए हो। तो ऐसी स्थिति में अपन ये कह सकते हैं कि उनमें से माता पिता में से एक भारतीय हो और एक विदेशी हो, उनसे उत्पन्न संतान भारतीय होगी। यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन ये यहाँ पर जो 500 सदस्य, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप कर लिया जाता है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो फिर दिमाग घूम जाता है। तो अपन ये कहेंगे कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और वो कौन सदस्य, जो आंगनबाड़ी है। फिर उसके बाद में सर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सर 20 केंद्र शासित प्रदेशों से लिया जाता है, लेकिन अपना तो वर्तमान में 545 ही है, तो ऐसा क्यों? जैसे एक बार उन्हें मैं बता देता हूं, जैसे वर्तमान में 545 सदस्य हैं, वर्तमान में 545 सदस्य हैं, 545 में से 530 तो राज्य से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य मनोनीत। और क्वेश्चन क्या आएगा, मनोनीत कौन करेगा? सीधी सी बात है, राष्ट्रपति करता है। तो 530 राज्य से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंगनबाड़ी है। तो क्वेश्चन अपना यही था कि सर यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य क्यों नहीं देते हैं? तो बच्चों यही इसी प्रकार का ये जो भारत में जो पीओके पाकिस्तान वाली जो सीमा रेखा अधिग्रहण जो क्षेत्र है, जो भारत का पाकिस्तान में अधिग्रहण कर रखा है, पाकिस्तानियों ने अधिग्रहण कर रखा है भारतीय भूभाग को। पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है उसको अधिग्रहण में ले रखा है। वहां से मात्र 7 सदस्य निर्वाचित नहीं होते, क्योंकि वो 7 सदस्य पाक अधिग्रहण क्षेत्र में है। जब पाक अधिग्रहण क्षेत्र वाला जो जम्मू कश्मीर वाली जो सीमा बॉर्डर है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा, तब बाद में 10 से 8 साल और जुड़ जाएंगे और अधिकतम बाद में
कितने हो जाएंगे 552। ये देखने लायक बात है। पीओके पाक अधिग्रहण क्षेत्र है ना, उसमें जो कश्मीर वाला क्षेत्र वहां पर ये सदस्य है, तो उनको भारत का भी सदस्य जो वो चुनाव करते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। इसलिए वर्तमान में भारत में 545 सदस्य ही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक बार फिर अपन रिपीट करते हैं। अधिकतम 552 में 530 राज्यों से, 20 सदस्य राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 2 सदस्य हैं आंगनबाड़ी होते हैं। उसके बाद में वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या 545 है, उनमें से 530 सदस्य के 28 जो 29 अपने भारत में जितने भी राज्य वहां से, और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म कर लिया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार सदस्य संख्या राज्यसभा की भी है। जैसे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करती है? जनता, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के चुने हुए, यानी कि किसी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और राष्ट्रपति का संसद के सदस्य जितने भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो करते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान परिषद के सदस्य ये कह सकते हैं जो निर्वाचित मंडल है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके अगला जो टॉपिक है, अगला है संसद, और संसद की जो शक्तियां वो देखें। शुरू से ये भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि भारत में एक संघीय व्यवस्था होगी, और उस संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। और संसद किस अनुच्छेद के तहत है? 79 के तहत। ये किस अनुच्छेद के तहत है? 79 के तहत। जब 79 का अनुच्छेद 79 अनुच्छेद के तहत है, तो निश्चित तौर पर जब इसका गठन हो गया, इसकी रचना हो गई, और इसकी जो भी इसका अध्ययन हो गया, तो उसके बाद में अपन करेंगे शक्तियां, जो जिसको अपन कह सकते हैं पावर। तो संसद की शक्तियां कह दे, अधिकार कह दे, या कार्य कह दे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चाहे शक्ति कह दे, कार्य कह दे, चाहे अधिकार कह दे, इनमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संसद का पहला कार्य विधायी कार्य है। संसद का पहला कार्य क्या है? विधायी। विधायी से अभिप्राय कानून बनाने की शक्ति। विधायी से अभिप्राय कानून बनाना। तो अपन ये कह सकते हैं कि संसद का जो पहला कार्य कानून बनाना है, और कानून विधायी शक्ति है, विधायी में होता है कानून बनाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये जाता है कि जब केंद्र में और राज्य में क्या संसद ही कानून बनाती है? केंद्र और राज्य में संसद ही कानून बनाती है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और जब संघात्मक शासन व्यवस्था है तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जब शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो कानून बनाने की शक्तियों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। पहली है संसूची, पहली है संसूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। क्वेश्चन यही आता है, सूचियां कितनी प्रकार की है? सूचियां 3 प्रकार की है कानून बनाने से संबंधित। पहली है संसूची, फिर उसके बाद में राज्य सूची, फिर उसके बाद में समवर्ती सूची। जो राज्य सूची है, जो संसूची है, उसमें 100 विषय है। कितने विषय हैं? 100 विषय।
इसमें 61 विषय है और इसमें 52 विषय है। तो कहने का मतलब केंद्र से संबंधित केंद्र में जो 100 विषय है वो अपन ये कह सकते हैं रेलवे से संबंधित जो केंद्रीय स्तर का है, जो केंद्रीय रेलवे, बैंकिंग, ये सभी वित्त मंत्रालय, ये सभी संघ सूची में आते हैं। फिर जो राज्य सूची है, राज्य सूची में राज्य स्तर पर के जो विषय होते हैं वो राज्य सूची के विषय होंगे और उसके बाद में समवर्ती सूची जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही कानून बनाती हैं या कार्य करती हैं। संघ सूची में वह विषय है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। संघ सूची पर कार्य कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकारें और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। दोनों केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कार्य कानून बनाते हैं। कहने का अभिप्राय ये संघ सूची पर केंद्र सरकार करेगी, राज्य सूची पर राज्य सरकारें करेगी और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर कार्य करेगी। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 क्वेश्चन ये आता है। संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 वर्तमान में। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। उसके बाद में प्यारे बच्चों जो विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति में कभी कभार किया जाता है कि समवर्ती सूची में कानून कौन बनाए। ऐसे तो मुख्य तौर पर संघ और राज्य दोनों मिलकर कार्य करेंगे। अगर दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस समय दोनों की संयुक्त बैठक होगी और जब संयुक्त बैठक होगी तो उसमें सदस्य संख्या किसकी होगी? लोकसभा की। जब लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होगी तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जब बहुमत लोकसभा का ज्यादा है तो उस संघ सूची के विषय पर कार्य कानून कौन बनाएगा? लोकसभा। कभी कभार ये किया जाता है राज्य सूची के विषय में भी केंद्र सरकार कानून बना देती है, लेकिन उसके पीछे भी कोई लॉजिक है। जब राज्य सरकारें राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने में असमर्थ हो तो उस स्थिति में केंद्र सरकारें उस पर कानून बना सकती हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से आप देख लेना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जब दोनों में विवाद होता है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जब बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा तो केंद्र सरकार समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाएगी या कार्य करेगी। पहले बच्चों अब तक जो ये समवर्ती सूची है उस पर 3 बार ही ऐसा मौका मिला है जिस पर दोनों बहुमत के आधार पर निर्णय लिए गए। पहला वो देखिए 1961 1961 में दहेज निषेध कानून, दहेज निषेध कानून। फिर 1978 बैंकिंग सेवा आयोग, बोले मुझे बैंकिंग सेवा आयोग उन्मूलन। तब तीसरी बार 2002 में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अप्रोचिंग बिल
अपन ये कह सकते हैं कि आतंक निवारक विधेयक, आतंकवाद निवारक विधेयक, आतंकवाद निवारक विधेयक। इन तीनों अब तक ये तीन ही मौके मिले हैं जहां पर संयुक्त बैठक बुलाई गई। 1961 में दहेज निषेध कानून बिल पारित किया गया था। जब इनमें आपसी मनमुटाव था, जब आपसी सहमति नहीं बन पाई, तो यह बहुमत के आधार पर एक संयुक्त अधिवेशन लाया गया, वो 1961 में। फिर उसके बाद में 1978 में, फिर उसके बाद में 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग उन्मूलन, फिर उसके बाद में 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जो कानून बनाया गया वो 2002 में बनाया गया। तो अपन ये कह सकते हैं जो विधायी कार्य है, ये विधायी कार्य में जो सूचियां 3 सूचियां बांटी गई है, उन 3 सूचियों में इस प्रकार के जो संयुक्त बैठक के बहुमत के आधार पर निर्णय ले गए। अब तक भारत देश के संविधान में ये 3 मौके हैं जब उनमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिए गए। ये आपको चित्र याद रखना है, वो देखें। दूसरी शक्ति बेटे वित्तीय शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी है? वित्तीय शक्ति। वित्तीय, देखो आप सभी जानते हो वर्तमान में अगर कोई चीज बढ़ी है वो अर्थ है, मनी है, क्योंकि ये संसार मनी पे चल रखा है। और जिस देश की आय अच्छी है, जिस देश में जो देश धन संपन्न है और जिस देश की मुद्रा काफी सुदृढ़ है, मजबूत है, वहां पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब भारतीय संसद का मूल आधार वित्तीय है, वित्त है। तो जब भारत का मूल आधार वित्तीय है तो संसद के द्वारा वित्तीय शक्तियां भारतीय संसद को दी गई। तो सर्वप्रथम इसका कार्य यही है कि वित्त पर नियंत्रण करना, वित्त पर नियंत्रण। कहने का अभिप्राय यही है कि भारत सरकार के द्वारा किस वे में किन मंदों पर खर्च किया जाता है और कहां से भारत सरकार में वो धन आता है, पैसा आता है, उसकी देखभाल संसद के द्वारा की जाती है। भारत सरकार किन मंदों पर खर्च करती है और भारत के पास कहां से धन आता है, ये नियंत्रण संसद करती है। पहला कार्य है वित्त पर नियंत्रण करना, करारोपण करना, कर लगाना और कर के माध्यम से भारत सरकार के पास जो धन इकट्ठा होता है वो देश के विकास के लिए क्रियान्वित करते हैं, देश के विकास में लागू करते हैं, जिससे कि देश का जीवन स्तर कुछ हो, श्रेष्ठ हो। तो पहला कार्य यही है कि वित्त पर नियंत्रण करना। दूसरा कार्य अपन ये कह सकते हैं कि जो विधेयक है उस विधेयक से पहले सरकार द्वारा बजट पारित किया जाता है देश के लिए। बजट तो क्वेश्चन ये आता है बजट क्या है? बजट यही है साल में यानी कि वर्ष भर में जिन भारत सरकार की मंदों से भारत सरकार में कहां से पैसा आता है, कहां पे पैसा लगता है, उन सब का सर्कुलेशन अर्थात उन सब का रिकॉर्ड, उन सब के आंकड़े इकट्ठे करके और आगामी भावी योजनाएं तैयार की जाएगी, वही बजट है। तो अपन ये कह सकते हैं बजट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वित्त विधेयक और एक विनियोग विधेयक। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वित्त विधेयक
दूसरा विनियोग, वित्त विधेयक आय व्यय से संबंधित है, वित्त विधेयक आय व्यय से संबंधित है, और विनियोग विधेयक मंत्रालय के द्वारा कितनी राशि स्वीकृति की जाती है और किन मंदों पर खर्च किया जाएगा। मंत्रालय जो डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर कहां पे स्वीकृति दी जानी चाहिए और कहां पे स्वीकृति के माध्यम से खर्च करना चाहिए। तो वित्त और विनियोग, ये दो प्रकार के माध्यम से वित्त पर नियंत्रण रखने की संसद के द्वारा वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है जो सबसे ज्यादा शक्ति, अगर कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है। तो क्वेश्चन ये जाता है जब इससे पहले मैं ये बता देता हूं, लोकसभा को वित्त पर नियंत्रण करने का पूर्ण अधिकार है। लोकसभा में वित्त विधेयक पारित होता है, राज्यसभा में वित्त विधेयक ना के बराबर उसको पावर है। तो कहने का अभिप्राय है कि कोई विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और वित्त विधेयक लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में 14 दिनों तक ही रहता है। 14 दिनों से अगर ज्यादा राज्यसभा रखती है तो वो पुनः ज्यादा रखती है तो वो लोकसभा उसको या तो उनको यह कहते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को कि आप पुनः इस विधेयक को लौटाए, या फिर बिना स्वीकृति के लोकसभा में वित्त विधेयक पारित कर देगी। तो कहने का अभिप्राय लोकसभा को वित्त विधेयक पारित करने का अधिकार है, राज्यसभा में तो वो विधेयक कितने दिनों तक रह सकता है, 14 दिनों तक ही रह सकता है। तो ये वित्त विधेयक से संबंधित है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक। वित्त विधेयक में करों का विवरण होता है, इसमें करों का विवरण होता है। वित्त विधेयक में क्या होता है, कर जैसे टैक्स वगैरह लगाया जाता है उसमें। फिर उसके बाद में विनियोग विधेयक मंत्रालय के द्वारा अनुदान मांगों की स्वीकृति होती है। भाई किस मंत्रालय के द्वारा कितनी राशि खर्च की जाए और कितनी स्वीकृत की जाए, ये बातें संसद के द्वारा जो वित्त और विनियोग विधेयक होता है उसमें तय किया जाता है। फिर उसके बाद में जो तीसरी शक्ति है वो देखे आप कार्यपालिका का नियंत्रण। जो तीसरी शक्ति है वह है कार्यपालिका का नियंत्रण। क्वेश्चन ये जाता है कि जब संसद के द्वारा जो शक्ति, पहली शक्ति है कानून बनाने की, दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति, तीसरी शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो इसमें ये होगा जो मंत्री, इसमें क्वेश्चन ये होगा कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने से पहले अपन को मंत्री परिषद देखना होगा। मंत्री परिषद में मुख्य तौर पर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो महत्वपूर्ण विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं उनको महत्वपूर्ण तो दिया जाता है, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों से कम महत्व का पद दिया जाता है और उनकी सहायता के लिए उप मंत्री
होते हैं जो इन दोनों की सहायता कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए इससे पहले अपन को यही रखना है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तीनों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संपूर्ण मंत्रिमंडल एक साथ तैरता और एक साथ डूबता है, ये कहावत है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यही होगा कि जब मंत्रियों में किसी प्रकार का एक विश्वास पारित हो जाता है और अगर एक विश्वास सिद्ध हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना ही होगा, या फिर अगर बहुमत सिद्ध हो जाता है तो पुनः उस पर नियंत्रण लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यही है कि संविधान के अनुच्छेद 75 भाग 53 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का नियंत्रण रखने के लिए, उनके पदों को बनाए रखने के लिए, उनके पदों से हटाने का अधिकार मात्र लोकसभा को ही है। लोकसभा में विपक्ष किसी भी समय सरकार के प्रति विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, जिसके पारित होने पर सरकार को अपना त्यागपत्र देना ही होता है। इसके अलावा विधेयकों पर एवं प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात मंत्रिपरिषद के कार्यों की निगरानी समीक्षा करना और सरकार पर दबाव डालकर उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इन तीनों प्रकार के मंत्रियों पर नियंत्रण संसद रखती है और संसद का जो प्रथम सदन है लोकसभा के सदस्य रखते हैं। अगर ये किसी प्रकार का गलत कार्य करते हैं या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो उन पर एक विश्वास का प्रस्ताव भी संसद के द्वारा लाया जा सकता है या विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। इसके बाद में तीसरा का चौथा पॉइंट है निर्वाचन संबंधी शक्ति। संसद का एक कार्य ये भी है कि लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनका चुनाव करती है और वो भी एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के द्वारा। तो कहने का मतलब संसद का अगला कार्य यही है कि वो चुनाव में भाग लेती है और वो राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है उसका और राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है उसका चुनाव संसद के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद में संवैधानिक शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियां। संवैधानिक शक्तियां से अभिप्राय है कि संविधान द्वारा संसद को प्रदान की गई शक्तियां। तो संवैधानिक शक्तियों में यही है कि संसद में कोई भी विधेयक उसमें संशोधन करने की शक्ति, यही संवैधानिक शक्तियां हैं।
संसद में किसी भी प्रकार का विधेयक आता है, बिल आता है या कोई कानून बनने के लिए आता है, उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान के द्वारा यह तय किया गया है कि संसद मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है, लेकिन उसमें आंशिक परिवर्तन कर सकती है। जैसे मिनर्वा बिल 1980 में एक कानून बना, उसमें यह कहा गया कि संसद संविधान को नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसमें आंशिक परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है बल्कि संविधान सर्वोच्च है। तो कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारतीय संसद संपर्क हुआ है, अगर संपर्क हुआ है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे। तो इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। वो देखिए इसके नेक्स्ट बाद में इसके अगली जो शक्ति वो देखिए आप न्यायिक शक्ति, उसके बाद में न्यायिक शक्तियां। अगली शक्ति न्यायिक शक्ति। संसद का वैसे मुख्यतः तौर पर कोई इंटरफेयर नहीं है कानून न्यायपालिका से संबंधित, क्योंकि भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो भारत के जो पाश्चात्य विचारक थे अरस्तु महोदय, उन्होंने सरकार की जो 3 अंग बताए थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और की जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया कि व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है, और राज्यसभा कार्यपालिका का उसको व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको लागू करना है, और न्यायपालिका उसकी जांच पड़ताल करती है। जो जांच पड़ताल करने की जो शक्ति है उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के नाम से संबोधित करता है, और जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वही न्यायिक शक्ति के नाम से संबोधित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो न्यायिक शक्तियों में अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद को ही है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसको हटाने का संसद को ही है। कहने का अभिप्राय यही है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत जब अनुच्छेद 61 के तहत लागू होगा तो उसमें यही था अनुच्छेद 61 में यह कहा गया कि संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन के द्वारा लागू लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। जो भी सदन लगाता है, जो भी सदन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है उसके 1/4 सदस्य, जो भी सदन नोटेट करना, जो भी सदन लगाता है उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा पहले किसी भी मान्य जो सदस्य है उनकी स्वीकृति ली जाएगी। अगर जिस सदन में 1/4 सदस्य स्वीकृति दे देते हैं तो उसी सदन के 2/3 सदस्य के द्वारा पारित होने के बाद में वो द्वितीय सदन में जाएगा। द्वितीय सदन में भी वही प्रक्रिया होगी। जब द्वितीय सदन में वो पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को उस तारीख 14 दिन पहले उसकी सूचना देंगे कि आप अपनी सफाई में आप कदाचारी थे, अयोग्य थे, सक्षम थे, अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे, आप इसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हो क्या। अगर राष्ट्रपति सक्षम रहता है या सफाई नहीं दे पाता तो जिस दिन से उस पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लागू की गई उस तारीख से वो अपने पद से पदच्युत माना जाता है। तो न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये संसद के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। फिर उसके बाद में अनुमोदन करना अनुमोदन
जब लोकसभा का जब नई सरकार बनती है, नई सरकार के बाद में पहला अनुमोदन राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुमोदन यानी कि 17वें संगठन। एक बार देखा बेटे अनुमोदन सभी भाई ये कि सरकार द्वारा लाए गए संवैधानिक प्रस्ताव पर संसद का अनुमोदन आवश्यक है, जैसे राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी होने की विधि 1 मास के अंदर अनुमोदन से जुटाई गई है कि जब आपात स्थिति लागू हो जाती है देश में, उस स्थिति में 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी अति आवश्यक हो जाता है। ये अनुमोदन है। अगर अध्यादेश नहीं हो रहा है उस स्थिति में भी अनुमोदन लेना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी जो संसद की जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां हैं। इसके बाद में अब अगली जो क्लास को नेक्स्ट होगी। धन्यवाद।